आपका चैनल है लिविंग यूनिकॉर्न्स। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। सो लिविंग यूनिकॉर्न्स अब महाराष्ट्र राजस्थान के बाद अभी मध्य प्रदेश में घूम रहा है और अभी हम हैं भोपाल में। और जैसे ही हम भोपाल में आए तो हमने भोपाल के जो कलाकार हैं, भारत का जो रंगमंच है उसका एक बड़ा नाम है मिस्टर मनोज नायर। सो आज हमारे साथ हैं मनोज सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स और स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ठंड का मज़ा ले रहे हैं भोपाल में। ठंड का मज़ा ले रहे हैं सर। कैसा लग रहा है अभी भोपाल में आपको? भोपाल में किस कंटेस्ट में? सर वेदर? मतलब जैसे करियर स्पैन जो है सर का वो मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 35 इयर्स का हो चुका है उनको इंडियन थिएटर में। और आपने सर अपना करियर स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट हुआ था सर? हम करियर नहीं बोलते, हाँ। हम मज़ा बोलते हैं। वाह। क्योंकि करियर तो बचपन से ही कूट कूट के शुरू हो जाता है आपका कि आपको यही बनना है। लेकिन हमारा प्लान, थिएटर और आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं उनका प्लान नहीं होता। वो एक फ्लो में, एक बहती नदी में जाते हैं, बहते हैं। फिर उन्हें कहाँ ले जाती है वो नदी, सागर में, नाले में, वो डिपेंड करता है। तो जी। करियर नहीं था मेरा, जी। लेकिन आज जो बना है वो एक थिएटर की वजह से बना है और एक अच्छे काम करने की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से बना है। सर आपने जो मतलब अपना ये सफ़र है, शुरुआती दौर में आपने काम किया हबीब हबीब तनवीर साहब हाँ के हाँ साथ। हाँ हाँ। वो अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा पहला ऐसा गुरु मिलने जैसा था। इससे पहले मैंने एक आध नाटक किसी के साथ किया हो, इरफान जी के साथ किया था पहला नाटक मैंने, फिर गोपाल भाई के साथ भी किया मैंने नाटक, वहाँ थोड़ा माइम वाइम भी मैं समझा। लेकिन भारत भवन में कैजुअल आर्टिस्ट के बनकर काफ़ी मैंने काम किया है। वो छोटे मोटे रोल करते क्या करते, करते थे दादा जैसे आप? मैं भाला पकड़ता था, मैं किडनैप करता था, मैं चाय लेके आता था और क्राउड बनता था। ये सारे काम करते वक्त मुझे हमेशा लगता है कि आज जब हम बड़े बड़े रोल के लिए मरते हैं ना, मुझे वो 5 साल वो छोटे रोल करके जो मैंने सीखा है, भाला पकड़ना नहीं सीखा, लेकिन जब भाला पकड़ते हो ना तो आप ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास काफ़ी समय रहता है। तो आप उस समय मेकिंग को, उस समय के प्रोसेस को आप समझ पाते हो। आप भाला पकड़, लेकिन आप प्रोसेस मोड में हो तो ये नहीं कि आप ऐसे ही खड़े हो डंडा लेके। लेकिन वहाँ जो अब डायरेक्टर क्या बोल रहा है, बड़ा एक्टर क्या सीख रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट क्या ले रहा है, ये सारी बातें एज ए ऑब्जर्वर मुझे छोटे रोल करके ही सीखने को मिले हैं। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर हबीब तनवीर आए भारत भवन में डायरेक्टर बन के, तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में बोला कि मेरे साथ काम करोगे। तो भारत भवन में मेरी तनख्वाह थी उस समय 1200 रुपये। तो मुझे लगा सर कि कितनी पुरानी बात है ये 25 साल हो गए उस बात को, शायद 20-25 साल हो गए। तो 2005 की बात है शायद। तो हबीब साहब ने बोला मैं तुम्हें 900 रुपये दूंगा। मैंने बोला हाँ जी ठीक है। अरे तो 900 रुपये में तुम्हें तो यहाँ 1200-2400 मिलते हैं। तो मैंने, सर मैं सीखना चाहता हूँ, तो आपके साथ सीखूंगा तो शायद और सीखूंगा, मेरे लिए फ़ायदा है। तो ठीक है आ जाओ। तो उनके साथ करीब 5-10 साल मैंने काम किया। थोड़ा बाहर विदेश में घूमा, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हम लोगों ने थिएटर को लेके। उनके साथ रह के जाना कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, एक थिएटर को जीना किसे कहते सर हैं। क्योंकि उनकी जो नाटक मैंने पढ़े, उनके बारे में जो भी पढ़ा है, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। और हाँ उनके साथ काम करना मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कितना अच्छा रहा होगा आपके खूब लिए। अच्छा, खूब अच्छा। मैं डरता बहुत था उनसे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक तो साउथ इंडियन था और मतलब घर में प्योर मलयालम, वहाँ पर बाहर प्योर भोपाली भाषा के चक्कर में क्या होता है, आप हिंदी बेल्ट में काम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर आपको अरे तू गलत बोल रहा है, तू काय के लिए थिएटर में आ गया, इस टाइप की बातें होती थी। डांट तो पड़ती लेकिन भी हबीब आपको? साहब, हाँ हबीब साहब ने, लेकिन पता नहीं हबीब साहब भाषा को लेकर कभी, क्योंकि कहाँ उस आदमी ने रॉयल ड्रामेटिक एकेडमी से पढ़ा, लंदन से पढ़ के जो आदमी आके यहाँ पे किसी फोक थिएटर पे काम करे, तो उस आदमी के लिए भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए भाव इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, विचार को वहाँ तक पहुँचाना किसी भी माध्यम से। वो छत्तीसगढ़ी लोग कलाकारों से उर्दू बुलवा लेते, भले उर्दू गलत है लेकिन बात पहुँच जाती थी। बात पहुंच जाती थी। तो हबीब साहब का वो जो हिम्मत और हबीब साहब की वो जो इनिशिएटिव जो हम हमारे साथ लेते थे, जो प्रयोग करते थे हमारे साथ, वो बहुत बढ़िया होता था। तो इसलिए बहुत मज़ा आता था उनके साथ। सर तो मतलब एक्टिंग आपने कितने साल लगातार एक्टिंग करते रहे आप? मैं करीब 10-15 साल तक तो अभिनय करता रहा। उसके बाद मेरे जीवन में माइम आया। माइम इसलिए आया क्योंकि भाषा को लेके जो टोंचते थे मुझे, तो एक बार ऐसा बहुत, वो कभी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो हबीब साहब ने एक बार मुझसे बोला था कि भाषा से ज़्यादा मनोज, भाषा सब कर सकते हैं, सॉरी एक्टिंग सब कर सकते हैं। वो एक मूक बधिर भी कर सकता है एक्टिंग, एक बिना पैर वाला अपाहिज भी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन हर आदमी अपने माध्यम से करता है। तो
जहाँ मुख बधिर करते हैं तो वो बोलते नहीं है, फिर वो एक्शन पे उनका काम आ जाता है। तो फिर वो भी अभिनय है, तो तुम इतना मत सोचो कि अभिनय के लिए बोलना ज़रूरी है। तो वहाँ लगा अच्छा नहीं वो ज़रूर, फिर क्या करना, फिर माइम। तो माइम को लेकर बहुत काम किया, मध्य प्रदेश में माइम को लेकर हमने खूब सारे प्रोडक्शंस किए। अपने ग्रुप में भी मैंने खूब माइम किया, शैडो ग्रुप में। और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ डिज़ाइनिंग दिमाग में आ गया, फिर मैं डिज़ाइनिंग में आ गया, डायरेक्शन में। मैं एक बार अपने दोस्तों को बता देना चाहती हूँ कि जो माइम है उसमें सर का बहुत बड़ा नाम है और बहुत गहरा एक्सपीरियंस भी रहा है उनका माइम में। और जो शैडो थिएटर ग्रुप है वो सर का थिएटर ग्रुप है, जो उन्होंने मेरे ख्याल से सर 25 साल हो गए हाँ, आपके थिएटर ग्रुप को। 25 साल होने वाले अगले साल। अगले साल 25 साल होने वाले। तो शैडो थिएटर ग्रुप है सर का, जो भोपाल में रन करते हैं। तो सर माइम के बारे में कुछ और बताइए ना सर, कैसा वो शुरू हुआ, तो कैसे उस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने उसको इतनी आगे ले गया आप? आ, एक तो आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए ना तो फिर आप जी लेते हो अच्छे से उसको, आपको मज़ा आता है, फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं चाहिए होता है। और एक एक्टर का, एक आर्टिस्ट का रिजल्ट उसकी ऑडियंस होती है, कोई सम्मान या कुछ नहीं। तो ऑडियंस सम्मान देती है, ऑडियंस रिएक्ट करती है, तो खूब मज़ा आता है। तो माइम जब शुरू, सबसे पहले एक बहुत अच्छा केस हुआ था, केस नहीं, एक घटना। हाँ। वो ये हुई थी कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा थिएटर वर्कशॉप हुआ 1 महीने का। उस समय भारत भवन में एज ए कैजुअल आर्टिस्ट काम करता था और एक नाटक में पर्दा पकड़ता था। और उसी भारत भवन में ये वर्कशॉप होनी थी 1 महीने की। तो मैंने एनरोल कर दिया, नया नया हूँ, इधर भी करूँगा उधर भी करूँगा। लेकिन आप जब प्रोफेशनल में काम करते हो ना, तो आप दूसरी चीज़ों के लिए, आपको प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए जो आप काम कर रहे हो। तो मैं वही कर रहा था, उस दिन सीन था मेरा, और उसी दिन माइम की क्लास होने वाली थी। और राजकुमार कामले जी बहुत अच्छे एक्टर थे उस ज़माने में, अभी भी हैं। तो उन्होंने माइम की क्लास लेने वाले थे और शायद 3 दिन की होनी थी। पूरे मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट वहाँ पे सीखने आए थे, करीब 70 लोग। और एक छोटा सा थिएटर है भारत भवन में, उसके अंदर ये क्लास चल रही थी। और मैं बाहर रिहर्सल कर रहा था, और मेरी इच्छा, अरे यार मैंने एनरोल किया है, मैं अंदर जा नहीं पा रहा। तो मैंने इससे मेरे दोस्त से बोला, तारिक क्या मुझे 5 मिनट के लिए गैप में जाने दे, और अगर मेरा सीन आ जाए तो मुझे बुला लेना। वो तो हाँ, तो जल्दी जा। मैं दौड़ के गया किसी बाथरूम के जैसे रास्ते से पीछे से। जब मैंने पर्दा हटाया तो कामले जी कुछ बता रहे थे ऑडियंस को, और मैंने देखा ऑडियंस डिस्टर्ब हो जाएगी मुझे देखकर, तो मैं थोड़ा पीछे छुपा। उन्होंने 5 चीज़ें बोली कि माइम के अंदर एक तो भाषा नहीं होती, दूसरा आपको प्रॉपर्टी को ऐसा एक्ट करना पड़ता है कि वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और तीसरा किसी भी चीज़ का भार ये कैसे आप दिखाओगे, और कुछ चीज़ें थी इल्यूजन क्रिएट करना, और फिर एक्सप्रेशन। मैंने इतना सुना, मुझे कॉल आया कि मनोज तेरी एंट्री, और मैं वहाँ से भगा हूँ मैं, और भगा एंट्री। अब वो 5 चीज़ें दिमाग में मेरी जो बैठी, वो 70 लोगों के दिमाग में नहीं बैठी थी। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लगातार 5 साल बाद मैं लगातार माइम कर रहा हूँ, और 70 लोगों में सबको मैं जानता हूँ, उनमें से कोई भी माइम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये आपको कहाँ से क्या मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। वो आपके लिए मेंटू भी था, और कहीं ना कहीं उतना सा टाइम निकाल के आप चले गए, आपने वो 5 बातें सुन ली। हाँ, और वापस आके पर्दा पकड़ लिया फिर और आपने। आपके जीवन में वो चीज़ आ गई। और फिर आपने आके अपना वो जो नाटक कर रहे थे वो उसमें आपने कंटिन्यू कर लिया। ना उनके साथ, हाँ, फिर मैंने वो ड्रामा किया, उसका शो भारत भवन श्री राम सेंटर दिल्ली में होना था। तो शो सब करके आने के बाद मुझे किसी ने बताया, यार कि मनोज यार तेरा एक्सप्रेशन बड़े लाउड है, तुझे माइम पे काम करना चाहिए। सर आप करके दिखाओगे हमें? नहीं, वो बड़ा चलते फिरते वाला है वो, लेकिन छोटा सा है वो, क्योंकि पूरा बॉडी लैंग्वेज वाली बात होती है, तो तो उसमें क्योंकि वो जो मैं आपको कल बता रही थी ना सर, जब मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड की थी मुंबई में, और वो एक्सप्रेशंस वाली जो नवरसा की हमने एक्सरसाइज की थी, वो मुझे क्यों याद रह गई थी, वो क्योंकि आपके सब प्यारे से एक्सप्रेशंस की वजह से। मैंने वो भी बताया था, मैंने ये भी बोला था कि यार आज क्या जीवन में एक्सप्रेशंस खत्म हो रहे हैं लोगों के। हम लोग तो हंस बोल लेते क्योंकि हम उस मीडियम से हैं, लेकिन जो जो दुकान चला रहा है, कोई भी प्रोफेशन के बाहर जहाँ एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग बड़े गुमसुम से। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल, मतलब किसी घर में कोई मेहमान आया, तो हमारे ज़माने में क्या, अब तो मेहमान आया तो घुस जाते थे, कहाँ है मेहमान, और अब मेहमान आता तो बच्चा भग जाता है, अंदर चले जाता है उसे नमस्ते करने में। करने में। ट्रांजिशन क्यों लग रहा है आपको कि आया है जनरेशन में? ये एक जेनजी जो ग्रुप है, इनका जो मोबाइल एक स्क्रीन जो आ गया ना, क्योंकि पहले हमारा दोस्त हमारे पास होता नहीं था। करेक्ट। आप किसके साथ समय बिताओगे, या तो आप ग्राउंड में, तो आपको स्टूडेंट दोस्त चाहिए आपको खेलने के लिए। अब एक मोबाइल ने, एक स्क्रीन ने आपको दुनिया से जोड़ दिया, तो आपको लिविंग लोगों से मिलने की आपकी आदत नहीं है, आपको लगता है इससे मेरा काम हो जाएगा।
एक ज़माने में ट्रेन में जाते थे तो अचानक पता नहीं कितने दोस्ती निकल आती थी, नई नई बात हो जाती थी, टेलीफोन पता एक्सचेंज। मैंने तो एक ज़माने में ट्रेन में जो केरला जा रहा था तो रास्ते में एक फैमिली मिली, उनकी बच्ची मुझे बहुत पसंद आई थी, उसके कारण मैं उनको पत्र लिखता था कई दिनों तक वाह। कि कैसी बच्ची है। मैंने आपको उसकी फ़ोटो खींची थी, मैंने वो नया कैमरा लिया था कोसिनो का वाला मैनुअल, उसकी फ़ोटो मैंने प्रिंट करा के उनको भेजी। ऐसे रिलेशन आज ख़त्म हो जाते मुश्किल हैं। है। वो तो वो जो इंटरेक्शन जो हम करते थे ना वो अब तो हम खत्म सर हो गया। स्ट्रेंजर से, अननोन लोगों से बात नहीं कतराते हैं ना, करते बात हैं, करते ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मोबाइल है ही हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले तो मोबाइल करते ने, थे। स्क्रीन ने हमको इतना सीमित कर दिया है कि हमारे भाव, जिस दिन मैंने उस वर्कशॉप में इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि हम जो इमोजीज, स्पेशली एक्टर्स, जो इमोजीज आप बने बनाए गूगल के भेजते हो लोगों को, मुझे लगता है खुद के इमोजीज बना के रखने चाहिए और करेक्ट। वो भेजने चाहिए आपके चेहरे। आजकल बन जाता है फोटो, वो है ना क्या बोलते हैं, स्टिकर बन जाते हैं हाँ, आपके। खुद के, हाँ। हाँ, वो बना के बहुत बढ़िया चीज़ हो, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप एक्टर हो तो, अगर आप नहीं हो तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वहाँ तय भी हो जाएगा आप एक्टर हो कि नहीं। सही बात है सर, ये बात तो आपने सही बोली सर। मुझे भी, क्योंकि अभी आपने बोली तो लग रहा है कि एक्चुअली गुमसुम सा माहौल होने लगा है कुछ चीज़ों, क्योंकि प्लस पॉइंट है सर टेक्नोलॉजी का, बट जो दूसरा नहीं इम्पैक्ट है। एग्जैक्टली, अब देखो कोई भी चीज़ आती है वो हमारी सुविधा के लिए होती है, हमें ख़त्म करने के लिए नहीं होती। लेकिन आप ख़त्म हो जाओ तो क्या फ़ायदा। तो अब जरा से बच्चे, अभी मैं कभी कभी थिएटर में पढ़ाता भी हूँ तो बच्चे लोग बोलते हैं सर हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। बोले क्यों सर, हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और कोई डिप्रेशन नहीं होता, तीसरे दिन वो लोग पकौड़े खा रहे होते हैं मार्केट में, वो उसी समय का डिप्रेशन होता है उनका, तो उसको मोमेंट्री, डिप्रेशन। मतलब सर छोटी सी बात को उनको वो बहुत बड़ी डिप्रेशन। बात, हाँ। क्योंकि सर मैंने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च भी थी और मैंने सुना था कि डिप्रेशन को लोग ओवर रेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हर छोटी सी छोटी चीज़ को लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, कुछ शायद ट्रॉमा है आपके लिए। हाँ, कुछ नहीं है उनको, वो उन्हें पता ही नहीं उन्हें कि पता सहन नहीं है। शक्ति क्या होती है, उन्हें नहीं पता। राइट। उन्हें सहन शक्ति नहीं पता कि सहना कितना हद तक लोग सह चुके हैं। आप इतनी सी चीज़ 10% नहीं सह पा रहे हो और आपको लग रहा है ये बहुत मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग मोमेंट है। ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल है लाइफ। और मैं हर दिन को जीता हूँ, मुझे लगता है आज जो जी रहा हूँ ये मेरे लिए अंतिम दिन है, इससे मुझे अच्छे से जीना है। इसमें अच्छा बुरा सब आएगा, ऐसे ही ज़िंदगी में भी आता है, साल में आता है, 10 साल में आता है, जीवन में आता है। लेकिन अंतिम एक मृत्यु तो है ही, जहाँ पे आपको, जब आप सोओगे तो फिर उठोगे नहीं, फिर आपके पास मौका नहीं है घूमने का। तो ये हम इसलिए समझ नहीं पाते ना, लेकिन सर ये समझना क्यों नहीं अनफॉर्चुनेटली पाते, क्योंकि हम तो यही तो सब टीवी में, स्क्रीन में, सब में ये दिखाया यही जाता दिखाया है। जा रहा है। हमको जो खट से अपने जीवन को हम खत्म कर लेते हैं ना कि अरे अब मुझे नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं। आप उस समय चीज़ों से भाग रहे हो। लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नो डाउट जब ये प्रॉब्लम किसी के अंदर होती है उस समय से भगवान भी नहीं समझा सकता। तो खुद को हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, तो यही, ये सारे एक्सप्रेशन सिर्फ नाटक के लिए नहीं होते, ये सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आप, कोई दो तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, दवाई नहीं देता और आप ठीक हो जाते हो, उसकी बातचीत से, उसके भाव से, अरे कुछ नहीं हुआ तो मैं भी ठीक कर दूंगा, दो दवाई खाओ कल ठीक हो गया, है ना, आइसक्रीम खाओ, ये खाओ। आधी और एक बीमारी होता है ठीक हो क्या गई। कर लिया तुमने, अब तक कहाँ थे, ऐसा थोड़ा ना होता। और तो आपको अब ना, तक आपको कहाँ जो थे। बीमारी बढ़ जाती है। तो ये भाव जो होते हैं, पुलिस वाला, आप डॉक्टर, वेटर, बदतमीजी करते हो वेटर से, फिर अगली बार खाने में क्या लेके आ रहा है आपको पता नहीं। इसलिए हमें सबसे प्यार से बात करना। हम अंदर से खुश रहेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया आपको खुश दिखेगी। और यही थिएटर सिखाता है, ये एक्सप्रेशन सिखाता है। सर क्योंकि हम लोग भी थिएटर करते थे तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, स्पेशली कि सिर्फ अगर आप आर्टिस्ट हो या एक्टर बनना चाहते तो ही आप थिएटर करो, ज़रूरी नहीं 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 है। नहीं, बिल्कुल आपको ज़रूरी है सर लाइफ में एक ना एक बार थिएटर एक्सपीरियंस ज़रूर लेना करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि लेना चाहिए। ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है थिएटर। मैं यही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जैसे बाहर विदेशों में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, मिडिल ईस्ट वगैरह में कराटे, ताइक्वांडो मस्ट है, must युद्ध कौशल कला मस्ट है। वैसे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में थिएटर कला मस्ट कर देना चाहिए, कि जीवन जीने से पहले एक बार थिएटर करो तो उससे आपको जीवन समझ में आ जाएगा कि भाव क्या है ना, Emotions बॉडी क्या लैंग्वेज है, क्या है, अंदर का पर्सनैलिटी इमोशंस कैसे क्या डेवलप हो है। सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर खुद को नहीं जान पाते ना, क्योंकि वो नहीं कल जान कल पाते, भी। वही तो थिएटर समझाता है, फिर उसके अपने एक्सरसाइज होती हैं, प्रयोग होते हैं। सर तो ये जैसे स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के थिएटर के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि अंडररेटेड है क्या सर, ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है वो। मतलब ये है कि आप दिल्ली मुंबई से कंपेयर ना करें, बड़ा सात्विक थिएटर होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग टिकट देख के भी नाटक देखने आते हैं। और जो भोपाल का मैं बात कहूँगा तो ये तो बहुत बड़ी, हिंदी थिएटर का हाँ, सर। रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात भारत भवन रहा है, बाबा कारंत रहे हैं, हबीब तनवीर जी रहे हैं, अलकनंदन रहे हैं, बंसी कोल रहे हैं। हर तरीके का थिएटर है यहाँ पर। यहाँ पे फोक थिएटर, रियलिस्टिक थिएटर, स्टाइलिश थिएटर, बैले, लिटिल बैले ट्रूप है यहाँ पर, क्लाउन थिएटर, ये सब। तो यहाँ के दर्शक और यहाँ के एक्टरों को ये सारी चीज़ें मिली हैं,
तो जब भी वो कुछ करते हैं तो इसके इतर ही करते हैं, इसके ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसलिए बोलते हैं जितना नाटक अच्छा खराब दुनिया का देखना चाहिए, जब आप देख लेते हो, जब आप करते हो, तो आप उससे ऊपर या उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो। और जबलपुर में बहुत अच्छा थिएटर होता है। जबलपुर में भी होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। वहाँ पे मतलब देखो, मैं बोलता हूँ कि बहुत होना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी नाटक या एक भी ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो शहर के लिए, उस राज्य के लिए बहुत अच्छी बात अच्छा है। होता है। बहुत सारा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे यहाँ बहुत सारे भी हो रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, हर आदमी ग्रुप बना रहा है, पर अच्छा इस फील्ड में लोग आ रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है ना। एक अब बोल सकते हैं आप, करियर ऑप्शन है बहुत बड़ा कि सर तो जब कल्चरल उस डिपार्टमेंट। मतलब सर जब उस टाइम में जब करियर ऑप्शन एक तरीके से नहीं था, ये हाँ, प्रोफेशनली मम्मी पापा को भी बताओ कि हमें थिएटर करना है, एक्टर बनना है, तो उनको लगता था तो ठीक है बन जाओ, लेकिन फिर कमाओगे कैसे, हाँ, ये घर कैसे चलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ आपने कभी महसूस की या एक्सपीरियंस की कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं थिएटर करते करते? बहुत आती है। देखो, कुछ लोगों के पास अपना खुद का पैसा होता है, वो सरवाइव करता है, लेकिन घर वाले फिर भी बोलते हैं जो पैसा है उसे बड़ा कम क्यों कर रहा है। और जिनके पास बिल्कुल नहीं है, वो भी एक स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं। उनका भी, मेरे साथ तो बहुत बड़ी एक दुविधा ये हुई थी कि हम लोग बहुत ही बुरी स्थिति से हम लोग स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। मेरे पापा कुक थे राजपाल के, और हमारी मम्मी हाउस वाइफ, 12th तक ही पढ़ी हैं शायद। और मैं फर्स्ट ईयर में था, और अचानक मेरे पापा एक्सपायर हो गए, और मैं थिएटर कर रहा था उस दौरान। तो पूरा समाज, देखो अब क्या करोगे तुम, अब चलो पापा की नौकरी कर लो। तो मेरा तो मन नहीं था, क्योंकि आप ये नहीं सोचते आप क्या बनोगे, पर आपको जो मज़ा आता है वही करोगे ना। आपको ये पीने से क्या होगा ये नहीं, पर मुझे ये पीना अच्छा लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पिए को आप ये बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो फैमिली सब प्रेशर देने लगे कि, और अनुकंपा नियुक्ति होती है जब आपके मर जाते हैं घर में कोई, तो वो मिलना था मुझे। तो दो ऑप्शन थे, या तो आपकी माँ जाए जॉब में या मैं जाऊँ। और हम दोनों की पढ़ाई के हिसाब से हम दोनों को ही LDC UDC वाला क्लरिकल पोस्ट नहीं मिलेगी। क्लरिकल पोस्ट वो 4th ग्रेड ग्रेड की जॉब मिलेगी। मिलती है, हाँ। अब मम्मी बहुत भोली घर में रही हुई, वो कैसे करेंगे, उनकी भाषा गड़बड़। और मैं थिएटर, अब मुझे समझ आता है मैं इमोशंस पे जाऊँ या अपने शौक पे जाऊँ। अब घर में 6 महीने तक हम लोग नहीं घुस पाए कोई भी, और वहाँ से अब लेटर आने लगे कि अब आपको ये सरकारी मकान खाली भी करना पड़ेगा, और आप में से कोई नहीं गया। मेरी मम्मी की बहन यही बोलती रही, मनोज तू ज्वाइन कर, मेरे कई रिलेटिव तू ज्वाइन कर। कुछ लोग बोलते हैं आप करो, कुछ लोग बोलते हैं मनोज तुझे इस दोनों ने सरकारी नौकरी मिलती नहीं किसी को, तू अभी हो जाएगा ग्रेजुएट, फिर तू कर लेना प्रमोट हो क्लर्कल पोस्ट, जाएगा आगे प्रमोट हो चल जाएगा। के। मैंने बोला कितना प्रमोट होगा, बहुत हुआ तो सेक्शन ऑफिसर बनूंगा ना। मैंने कई सेक्शन ऑफिसर इस टाइप काम करने वाले को देखे हैं, हो सकता है उनको दूसरा हुनर ना रहा हो, वो उसमें खुश हैं, मैं शायद उसमें खुश ना रहूं। अंत में मम्मी से बोला मम्मी क्या करूं, तो मम्मी ने बोलती तू ही कर ले बेटा, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं आता। फिर मम्मी को एक था, मम्मी अगर करेंगे तो दफ्तरी का काम है वहाँ पर, जो कि एक डिस्पैचिंग का काम रहेगा। तो मम्मी से बोल भी नहीं पा रहा, तो मैं आप कर लो। तो फाइनली एक वहाँ पर एग्जाम मैंने भरा था, नई दुनिया एक्टिंग कंपटीशन, एक अखबार चलाता था। तो उस अखबार, उस कंपटीशन का डेट एक आ गई, एक संडे वनडे था। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं वो करने जा रहा हूँ। तो बोलते कर ले, तेरा आखिरी है, तो ये कर ले। तब तक हबीब तनवीर जी से वगैरह से मैं नहीं जुड़ा था, मैं भारत भवन में था उस समय। वो छोड़ चुका था, भारत भवन भी छोड़ चुका था, क्योंकि घर में ऐसा कांड हो गया था। तो मैं वो करने गया था, वहाँ 70 से 80 लोग थे वहाँ पे, मैं फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट आया तो हीरो बुक थी मेरे पास, पापा ने आखिरी में दिलाई थी मुझे, वो हीरो बुक लेके मैं घर आया। तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मम्मी क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी करनी है। अब मम्मी को सब्जी वब्जी काट रही थी, आ गया हाँ अब फॉर्म वॉर्म भर, वो ऑफिस का काम पूरा कर ले, तुझे ज्वाइन करना है। फिर पूछा अरे तेरा क्या हुआ, मैंने मैं फर्स्ट आया। तो हमारे घर में टेलीफोन था, हमने शौक में और मेरी बहन ने लगाया था। तो उससे उठाया और दीदी को फ़ोन लगाया, अपनी बहन को, नहीं मेरी मौसी को। बोलते कि मनोज नहीं करेगा, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। फ़ोन रख दिया, और तू कर बेटा करके। और बाप रे, मतलब मेरे लिए, मैं 5 साल भी उबर नहीं पाया था कि मैं क्या दूँ उनको, लौटाऊँ कैसे इस चीज़ को जो उन्होंने मेरे को दिया है। और मम्मी ने ज्वाइन किया। मैंने बोला मम्मी बस आपको कुछ साल करना पड़ेगा, VRS लेकर निकलवा दूंगा, बस इतना भरोसा करो। ये भरोसा आपको अपने माँ बाप को देना पड़ता है। वही माँ बाप आपसे जब बोलते हैं कि बेटा तू कैसे कमाएगा करेगा, वो उनकी अपनी चिंता है। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर आप थिएटर कर रहे हो, आपने कोई भी आपके शौक का फील्ड लिया है, उसमें सक्सेस होना है। सक्सेस का मतलब कभी भी गाड़ी बंगला नहीं होता।
सक्सेस का मतलब कि आप 4 रोटी कमाओ, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ और आप अपने काम से बहुत खुश रहो और अपने काम से आप प्यार करो। यही है सक्सेस एक्चुअली। और रिलेशन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए लोगों से। उसके अलावा सक्सेस नहीं है, लोगों ने बनाया है। वरना 2 कार से भी आप रहोगे, 10 बंगले से भी आप रोते रहोगे। और रो रहे हैं लोग, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, फैमिली की नहीं चलती, माँ बाप वृद्धाश्रम पड़े हुए हैं, काहे का पैसा, किसका पैसा। तो वो एक डिसीजन है। आज मेरी मम्मी बोलती हैं तेरा डिसीजन सही था और अच्छा हुआ। और मुझे वो लगता है कि वो एक छोटा सा कंपटीशन ने मेरी लाइफ को जो चेंज किया, मेरी माँ को बदला है और मैं वहाँ जीता, उसने बहुत वो किया है। तो ये स्ट्रगल रहा है ना। अब इसमें आपने क्या दिया अपने फैमिली को, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, हमारी फैमिलीज जो होती हैं वो ना दुनिया देखी होती है, उनको पता, उन्होंने देखा है कि आप ये जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को जो देख रहे हो, वो पर्दे पे वो चमकते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसे लोग नीचे कहीं पड़े हुए हैं जो समुद्र में खो चुके हैं, उनका आपको पता भी नहीं चलता। अब ये बात है कि आप उसमें आने वाले हो कि ऊपर आने, तो यही घर वालों को एक चिंता सताती है। और मुझे लगता है हर जॉब में स्ट्रगल तो है, कोई भी काम, आप इंजीनियर हो, टीचर हो, लेकिन अगर अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना, तब सक्सेस नहीं सक्सेसफुल करोगे, नहीं अब हो रोते सकते। रहोगे जिंदगी में। सही बात है, फ्रस्ट्रेशन में किसी आप भी चले काम, जाओगे। किसी भी काम में। सही बात है सर, कोई भी काम आसान नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। सर ऐसे अगर केरला में भी आपने कुछ टाइम स्पेंड किया है नहीं, बचपन? केरला मेरा आना जाना लगता है, वहाँ के थिएटर्स देखता हूँ। मेरा मलयालम इतना हिंदी कर लिया, अब मेरा मलयालम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बहुत अच्छी भाषा, क्योंकि हम लोग कई टाइम से यहाँ पर हैं, तो मेरी माँ बाप ने जो मलयालम बोली है मुझे वही पता है। अब वहाँ जाते तो वहाँ पे अपभ्रंश हो गया, मतलब लैंग्वेज बदलती जाती है ना हर जगह की। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ का पूरा एक ग्रुप मध्य प्रदेश में लेके आ गए और उनके साथ वो काम कर रहे थे। और मैं देख रहा छत्तीसगढ़ ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि वो पुराने छत्तीसगढ़ को भोपाल में जी रहे थे। लेकिन एक बार जब मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहाँ पे सब जीन्स पहन के मोबाइल में घूम रहे हैं। मैंने ये क्या, इसका मतलब हमारे पास वो छत्तीसगढ़ है, जो भाषा है वो अब नहीं है, क्योंकि वहाँ बदलती है। पर ये लोग चूँकि हबीब साहब नाटक करते थे, भाषा वही की वही रही। मेरे साथ भी यही हुआ, वहाँ पर भाषा बदल गई पूरी। तो बहुत ही कठिन साहित्यिक भाषा है जो मुझे आती भी नहीं है, तो मेरा नहीं रहा। मेरा भोपाल से संबंध रहा है, कुल मिला के भोपाली हूँ, नाम का मलयाली हूँ। पूरा भोपाली है, पूरे दिल से आप भोपाली है, दिल नाम से के हूँ, दिल से नाम हूँ भोपाली। यहाँ यही हम लोग पैदा हुए हैं, यही हमारा आर्ट पैदा हुआ है। सर भोपाली आती है आपको बोलते? भोपाली नहीं आती, क्योंकि पहले बोल के बहुत गाली खाया हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली भोपाली अच्छी भाषा है, लेकिन आपके सर नाटक। डायलेक्ट है मेनली वो, एक तरीके से अगर देखे जाए ना हाँ, कि वो कर रही हूँ, जा रही हूँ अभी मैंने एक मजाक पढ़ा किसी ने कि भोपाल की सारी गर्लफ्रेंड का नाम रिया है, तो मैं रिया समझा रिया कैसे, तो बोले कि वो क्योंकि जा रही है, आ रही है, कर रही है। क्योंकि हर शब्द के आखिरी में ये शब्द जो है वो जुड़ा ही रहता है। हाँ, को खां, अमा खां, जो इंदौर भोपाल वाला बेल्ट है सर, वो इंदौर एक में भी ऐसे ही बोलते हैं हाँ, लगभग लोग। हाँ, भाईजान, चिच्चा, हाँ। ये सब चलता है यहाँ पे। तो क्यों पूछा भाषा के लिए सर, केरला का? क्या सर, मतलब जैसे मैं जानना चाह रही थी कि क्या 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 आपने केरला में भी कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो हाँ, क्या नहीं आपकी यादें थी वहाँ की? नहीं नहीं, केरला में आना जाना करता हूँ मैं, मेरे सारी यादें यहीं पर हैं, बचपन की ज़रूर मेरी यहीं की बचपन की यादें हैं भोपाल कि में ही ज़्यादा भोपाल टाइम में, स्पेंड क्योंकि किया आपने। मुझे बचपन में मुझे लगता था कि मैं क्या करता था कि हमारे पापा एक जगह मेस चलाते थे, क्योंकि पापा जब राज्यपाल के कुक से पहले खुद का मेस था उनका, तो एक किराए का मकान मेस था, बीच में एक सड़क थी, उस तरफ एक घर था, अभी भी नाम है, उस लड़की का नाम सरिता था। तो एक सरिता नाम की लड़की, उसका भाई सौरभ कोई था, वो लोग मेरी हरकतें देखते थे। और इस मकान मालिक ने अपने घर के बाहर एक लकड़ी का तख्त गार्डन में रखा था, तो अगर मैं तख्त पे चढ़ जाता हूँ तो उनको मैं क्लियर दिखता हूँ। फिर मकान मालिक ने एक तार बांधा था जिस पे साड़ी वाड़ी लटकती रहती थी। तो पता नहीं क्यों, कभी तब मुझे थिएटर नहीं पता था, पर मैंने उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म को अपना मंच बना लिया था, और उस साड़ी जो लटकती थी उसको मैंने अपना पर्दा मान लिया था। और सड़क के उस पार जो 5-6 बच्चे खड़े होते थे वो मेरे दर्शक हो जाते थे, वाह। और फिर उनको छुप के ऐसा बंद करना, दिखाना, फिर अगला जब छुपा तो मैं कुछ और एक्शन कर रहा हूँ। ये थिएटर नहीं जानता था मैं, पर मैं कुछ ऐसा उनको उनको कुछ अपने आप से आप करते रहते थे हाँ, कुछ कुछ। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, मैं भूल गया था मैं। तो मैं बहुत साल बाद, मेरी एक मकान मालिक की लड़की थी, उसने बताया नीलू, हाँ नीलोफर कुछ नाम था, उसने मुझे मिली, बहुत दिनों बाद मिली, तो उसने मनोज तुम ऐसा करते थे और तुम चेहरे पे पाउडर पोतते थे। तब मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा कि माइम नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें वाकई में वाइट फेस है। जिंदगी ने मतलब आपको पहले से इतने आपको अंदर कहीं ना कहीं देता है कुछ वो कुछ आपको, आप भगवान आपको इशारा मिलता देता रहता है कि है। आप क्या करोगे। और मेरे एक्सप्रेशन बहुत लाउड होते थे बचपन में, क्योंकि भाषा जब आपकी फंसती है ना, अब आप देखना किसी मुख बधिर बच्चा जब बात करता है तो एक्शन ज़्यादा करता है, छोटा बच्चा जब वो बात करता है तो एक्शन ज़्यादा करता है, क्यों? उसके पास भाषा नहीं है।
तो वो बचपन से ही मेरे पास एक्सप्रेशन, हबीब साहब ने शायद वही देखा होगा, तो उनके हर नाटक में कुछ ऐसा सीन वो डालते थे जिसमें मेरा माइम आ जाता था, मेरे एक्सप्रेशन, मेरा कॉमेडी आ जाती थी, वो मुद्रा राक्षस हो या लाहौर हाँ हो। मैं सर ये बोलने वाली थी सर, कौन से नाटक आपने किए हैं? मैंने हबीब साहब के साथ जिस लाहौर ने व्याख्या में काम किया है, बहुत सारा काम किया उसके अंदर, पर उसमें रोल बहुत छोटा करता था, पर बड़ा यादगार एंट्री मेरी होती थी, जो वो लोग ठहाके मार के हंसते थे उस सीन में, मोहम्मद शाह का रोल। फिर हबीब साहब का नाटक था मिडसमर नाइट ड्रीम, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना उन्होंने किया था। उसमें मुझे पहली बार एक्चुअली उसी नाटक के लिए पक, एक कैरेक्टर जो उड़ता फिरता है, दौड़ता है, वो लंदन जाने वाला था प्ले, बाद में फिर वो जर्मनी गया, लंदन नहीं गया, जर्मनी में 2-3 शहरों में उन्होंने शो किया उसका। तो वो किया है, सड़क नाटक किया है, उसकी अपनी कहानी है जर्मनी की, तो सड़क नाटक में जज का रोल कर चुका हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे तो फिर ये मतलब थिएटर से हटके अगर हम बात करें तो सर मैं जानना चाहूँगी कि क्या करना पसंद है आपको, या आप कैसे इंसान हैं अगर हम थिएटर को अलग करें? थिएटर पूरा हटा देंगे सर। हाँ। तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। हाँ। बनाता नहीं हूँ ज़्यादा, कुछ आता नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि वही मेरे को डायरेक्शन लगता है कि वो आग जलाना, उसमें तड़का, उसमें कढ़ाई रखना, और उस सारे मसालों की जो खुशबू होती है, और वो जो डिटेलिंग, अरोमा जो उसका अरोमा। फैलता है, फिर उसके जब बनने के बाद आप किसी को जब देते हो तो उसका खाना, उसकी खुशबू कम, ये मुझे वो एक तरीके से मुझे थिएटर प्रेजेंटेशन लगता है। आर्ट ही है सर वो वो भी, आर्ट है, खाना हर बनाना। काम आर्ट है। मैं बताऊँ आपको, आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हो, ये भी आर्ट है। हाँ। कैमरे के पीछे वो बैठे हैं, वो भी आर्ट है। झाड़ू मारना आर्ट है, बर्तन धोना आर्ट है, सब में आप अपने काम को विशेष तरीके से एक स्किल के साथ करते हो तो ध्यान से सर। तो वो आर्ट है। वो सिर्फ थिएटर नहीं, वो आर्ट है। सर तो मतलब आज के अगर हम आज की बात करें, अभी हम 2024 में हैं, तो क्या आप अपनी लाइफ को अगर देखते हैं तो आप कंटेंट फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी वो काम जब दिया जाए, मैं जिसके लिए बना हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। जैसे कि सर क्या? जैसे कि मुझे निर्देशन करना बहुत पसंद है, मुझे नाटक में रहना बहुत पसंद है, मुझे नाटक से रिलेटेड काम करना बहुत पसंद है। लेकिन मुझसे बोला जाए कि फाइल चेक कर लो, या इंतज़ाम कर दो, या प्रेस रिपोर्ट का काम करता है, ऐसा किसी कहीं जाके जब करता हूँ, तो मैं वहाँ बहुत ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैनेज नहीं कर पाऊँगा। थिएटर का कोई भी काम, वो संगीत हो, लाइट्स डिज़ाइन हो, लाइट तो नहीं कर पाता, पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे उसमें मैं 24 घंटे, आपके मन का काम आप 24 घंटे कर सकते हो, आपके बेमन का काम आप 10 मिनट नहीं कर सकते। आपका मन उठ जाए, एक जगह बैठे रहना है, आपको 1 लाख मिलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको फुल थिएटर करना है, आपको 10,000 मिलेंगे, मज़ा आएगा। तो मैंने कई जॉब छोड़ी इस चक्कर में, सरकारी नौकरी भी इसलिए छोड़ी थी जो मैं नहीं करा मैंने। और फिर मैं थिएटर सिखाया मैंने एक स्कूल में 7 साल। हर साल बोलता था फादर मतलब जो प्रिंसिपल थे, फादर मुझे इस बार जाना है, आप फ्री हैं, आप करिए, आपको हम छोड़। 7 साल किया, 7वें साल मैंने हाथ जोड़ के बोला, सर प्लीज़ निकाल दीजिए मुझे, वरना मैं यहीं रह जाऊँगा, फिर आप मुझे निकालोगे, मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी ये हो जाएगी। हाँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, निकल जाओ करके। फिर मैंने छोड़ा, समझ वहाँ से गए वो। छोड़ के 0 पे आया मैं। ऐसा नहीं कि स्विच किया, कुछ लोग करते हैं 1 लाख का फिर 2 लाख पे जाएंगे। मैं बिल्कुल नीचे आया, 10,000 पे आया वापस। लेकिन जीवन मेरा वही था, क्योंकि मैं बहुत रिच था अपने काम से, मुझे बहुत खुशी मिलती थी अपना काम करके। अब मैं ड्रामा स्कूल में हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे जब तक कराते हैं, या मैं ड्रामा करता हूँ या उससे जुड़ा रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ मुझे ऑफिस में बैठना होता है, तो साइन करना होता है, एनर्जी आपकी तो चली चली जाती जाती होगी। मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा लगता है। इस जॉब की वजह से मैं, नो डाउट बहुत अच्छा स्कूल है ड्रामा स्कूल, RNTU जो बना है, लेकिन मैं अपना जो मैं लिखता था, पढ़ता था, वो मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी, टाइम नहीं मिल पाता होगा टाइम भी, आपका और सर, जिम्मेदारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ दिमाग गई में एक हैं। चीज़ होती है तो आप नई चीज़ सोच नहीं पाते। खुद को टाइम दे पाते हैं आप? हाँ, बहुत देता हूँ, मैं बहुत देता हूँ। मैं जब अकेले रहता हूँ तो किताबें पढ़ता हूँ, मस्ती करता हूँ। थिएटर मेरा मस्ती है, रिहर्सल जब मैं करता हूँ बहुत मस्ती करता हूँ। सर मास्क मैंने देखे कि बड़े सुंदर सुंदर मास्क हैं आपके पास, तो क्या उसका भी आपको शौक है, या आप बनाते थे कभी ऐसा कुछ? एक्सप्रेशन है ना इसके अंदर, हाँ। भाव है। एक जैकिस लेकॉक बोलते हैं, 2 तरीके के मास्क होते हैं, एक लार्वल और एक, अभी एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, न्यूट्रल। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है लार्वल। न्यूट्रल जो होता है वो नॉर्मल फेस होता है, जिसमें इसमें बहुत सारे फेस आपको नॉर्मल दिखेंगे, जो जर्मनी वाला है वो नॉर्मल है। तो न्यूट्रल में क्या होता है, आप कितने भी भाव अपने शरीर से करो, कितने भी, लेकिन बॉडी आपकी को, तो जो आप गुस्सा दिखाना चाहते हो तो आपका चेहरा बड़ा नहीं हो रहा, आंखें बड़ी नहीं हो रही, आपका चेहरा ऐसा नहीं हो रहा,
लेकिन जब आप ऐसा होता है तो आप शरीर हिलाने लग जाते हो। तो जैकी श्रॉफ बोलते हैं जब आप न्यूट्रल लगा के जब गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और एक होता है लार्वल, जिसमें आप वैसा ही कुछ मास्क लगा लेते हो, फिर आप धीरे भी बैठे रहते हो, आपको लगता है आप डरा रहे हो, आप ऐसा भी कर रहे हो तो लग रहा है आप डरा रहे हो, क्योंकि वो मास्क लार्वल है। और एक मास्क होता है क्लाउन मास्क, जो छोटा सा, जो नाक पे लगा देते हो तो आपका आप ही होते हो, पर आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। व्यक्तित्व बदल जाता अब आप कितने भी दुखी हो, कितने भी आप टेंशन में हो, लेकिन लोग हंसेंगे आपको देख के, क्योंकि आपके नाक लगी। तो ये मास्क आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व बदल देता है। है। वाह। और शुरुआती दौरों में जो ग्रीक थिएटर जिसको हम बोलते हैं, जिससे थिएटर आया या नाट्यशास्त्र आया, नाट्यशास्त्र में तो नहीं, पर ग्रीक थिएटर में मुखौटे से ही ड्रामा होता था, मुखौटा पहनकर ही ड्रामा करते, उसके अंदर से संवाद बोलते थे, बड़े बड़े लार्ज मूवमेंट होते थे। तो मुखौटा बहुत पसंद है, ऐसा लगता है बहुत सारे कैरेक्टर मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे रूम में है, मुझे बहुत, मैं कहीं भी जाता हूँ या किससे बोलता हूँ कि क्या चाहिए, मास्क। मास्क। वाह। सर कोई फेवरेट एक्टर आपका जिसका काम आपको बहुत पसंद हो? मुझे ना वही है, मुझे तो अमिताभ बच्चन भी पसंद है, एक ज़माने में गोविंदा बहुत पसंद थे, नसीर उद्दीन शाह बहुत पसंद है, ओमपुरी मैं नहीं मानता ऐसा, मैं अपने इसमें, क्योंकि आप स्टारडम मत बनाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि स्टार जब गंदा भी करता है आप उसका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपका वो स्टार है। जिस दिन आप सिर्फ काम देखते हैं, मैं एक फिल्म देखता हूँ, इसमें मुझे गोविंदा बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा, अगली बार मैं सिर्फ गोविंदा की ही देखने नहीं जाऊँगा, जो अच्छी फिल्म बनी। तो अब एक्टर ओरिएंटेड नहीं है, अब तो डायरेक्टेड भी है ना, एक डायरेक्टर कौन है इसका, इस लड़के ने क्या सोचा। इसलिए मेरे लिए अभिनेता, कोई स्टार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर रहा है उस समय। तो मैंने अभी तक, मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आया, मुझे दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है, मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती है, मुझे माधुरी दीक्षित के ज़माने में, क्योंकि आपकी उम्र के साथ साथ आपकी चॉइस, आपकी इच्छाएं, आपकी पसंद सब बदल जाती है। इसलिए आज जो मुझे पसंद है मैं नहीं कह सकता, पहले क्या था वो मुझे कह नहीं सकता, हमेशा बदलता रहता है आपका। सर आपका जो ये जर्नी रहा है उसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्रिटिसिज्म का सामना किया हो, आपके काम की क्रिटिसिज्म? हाँ, मुझे हुआ है, जैसे कि मैं माइम जब कर, कितना अच्छा सवाल किया, कोई नहीं करता ये सवाल, वेरी गुड। मैं माइम करता था तो शहर पूरा मुझे माइम के नाम से जानता था। अरे यार माइम मनोज, माइम मनोज, माइम। और जैसे ही यार देखो, आपको आज जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, अरे ये लड़की जलेबी खाती है, फिर आप दूसरे शहर में गए, आपको पोहा दिया तो नहीं, मैं तो हाँ ठीक है मैं पोहा खाती हूँ, नहीं आप तो जलेबी खाती हैं, आपको जलेबी खाना चाहिए, नहीं मुझे आज पोहा खाना है, नहीं आपको, आप गलत कर रही है, आप जिस तरह जलेबी खाती थी वैसे कोई नहीं खाता। अरे आप तय करो कि किसी को क्या खाना है, भाई आपका जो रस निकल रहा है, आपका जो मन है आप करोगे ना। वैसे ही लोगों ने सवाल किया, माइम छोड़ दिया तुमने, आप माइम नहीं कर रहे। माइम, मैंने बोला मैं माइम करता था, माइम करने के बाद जब मेरे शोज़ नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, जब मेरे पास पैसा नहीं होता सर्वाइव कुछ, क्या आप लोग आके पूछते थे मनोज तुम माइम करो या ना करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें शो दिलाएंगे, हमारे फेस्टिवल में करो। एक जगह होता था, वहाँ से ख़त्म मेरा माइम। सिर्फ माइम करने के लिए नहीं हो भाई, मेरे को अपनी चीज़ों को, आपके अंदर के जो, फिर दिमाग में एक चीज़ आई। और दूसरी बात क्या होता है ना, अगर आपने आप माइम किसी विधिवत से नहीं, अब आप भरतनाट्यम गुरु हो और मैं भरतनाट्यम स्टूडेंट हूँ, आप मुझे इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि मैं आपके घर आने से नहीं हूँ, मैंने आपसे नहीं सीखा है, तो ये बड़ा, फिर आप मुझे मानेंगे भी नहीं, तुमने कहा, तुम हमारे स्टूडेंट तो हो नहीं। तो ऐसे हर फील्ड में ऐसा, ऐसा क्यों होता है वैसे? पता नहीं, ये आर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लोर करना है सर, तो फिर तो इंसान जब तक अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से नहीं मिलेगा, नहीं, ये तो जाएगा। एक गुरु वाली बात अलग है कि एक गुरु से सीखना चाहिए, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको सब गुरुओं का काम, हर तरीके के काम को आपको पसंद आना चाहिए। ये बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं अच्छा तूने वहाँ से सीखा, वेरी गुड, ऐसा नहीं बोलते, बहुत कम। तो ऐसी माइम को लेके भी मेरे को कई बार, मैंने स्कॉलरशिप भी भरी है, मेरे को नहीं मिला माइम के लिए स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था माइम के लिए। आप सेल्फ गुरु नहीं बन सकते, आपका अंगूठा काट दिया जाएगा। तो मुझे फाइनली नहीं मिला कुछ भी, तो वो छोड़ो। लेकिन फिर जब आपको नहीं मिलता तो आपका आक्रोश जागता है, फिर आपके अंदर संवाद आते हैं, आपके अंदर भाषा आती है, आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू करते हो। तो मैं फिर ये भी कहता हूँ कि हर चीज़ माइम में नहीं हो सकती जो भाषा कर सकती है कभी कभी। उसके बाद मलयाली आदमी हूँ, एक ज़माने में मुझे किसी ने बोला था कि यार तू क्या कर रहा है थिएटर, तेरी भाषा अच्छी नहीं है। आज मैं 7 नाटक लिख चुका हूँ, शॉर्ट नाटक करीब 50 बच्चों के लिए लिख चुका हूँ, करीब 10-25 कविताएं लिख चुका हूँ। अब भाषा ने, आप भाषा के पीछे भाग रहे थे तब भाषा आपका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही आपने भाषा को छोड़ा, नहीं अब मैं माइम करूँगा, तो भाषा आपकी तरफ आ गई। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं मिलता।
जब आप चीज़ों को छोड़ते हो तो वो आपकी कदर करती है। और मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म ऐसा है कि आर्ट को आप नहीं चुनते हो, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आपको आर्ट चुने, आर्ट आपको चुनती है। तो आपको बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। तो ये मुझे मिला है। तो जितनी भी क्रिटिसिज्म मुझे मिला है, जितना भी आलोचना हुई है, उन आलोचना ने मुझे बहुत ताकत दी है। और वो सब मेरे पहले गुरु हैं जिन्होंने मुझे नेगलेक्ट किया किसी काम के लिए, जिससे मेरे अंदर और ताकत आई नया काम करने की। वाह। इसलिए कोई दुश्मन नहीं होता आपका, हर आदमी कहीं ना कहीं से आपको सिखाता है और आपको हमेशा सीखने के मोड में ही रहना चाहिए, हर उम्र में। तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने। सर मैं ये बस अब आपसे बोलना चाहूँगी कि जो हमारे दोस्त हैं जो ये शो देख रहे होंगे, तो सर आपकी तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहें। ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्टर्स हो, आर्टिस्ट हो, जो भी लोग देख रहे हो, जो उनकी ज़िंदगी में काम आए कोई बात। मैं 2-3 चीज़ों को बहुत फॉलो करता हूँ। एक है नियम और दूसरा है, नियम से मतलब सुबह नहाना, टाइम पे जाने वाले नियम की बात नहीं कर रहा, नियम जीवन के नियम। और ट्रांसपेरेंसी, आडंबर छोड़ना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ एनालाइजिंग। हमेशा हम दूसरों के कहने पे, तू अच्छा एक्टर है तो हम मान जाते हैं, तू अच्छा गाता है तो हम मान जाते हैं। यार हमको भी तो पता होना चाहिए कि हम अच्छे गायक है कि नहीं। हमें मानना नहीं है, हमको सेल्फ एनालाइज करना है कि मैं हूँ कि नहीं। हमें बहुत सारी राय मिलती है लोगों से, उन रायों को तय करना चाहिए। मुझे एक बार एक राइटर ने बोला कि मैं भाषा वाली दिक्कत आ रही थी, तो मैं डरा हुआ था 2 लाइन बोलने के बाद। फिर सोचा मैं कभी नहीं करूँगा यार, मैंने वही खुदा ख़राब बोल दिया। वो राइटर आया जिसने लिखा, मुझे लोग अरे डांटने आ रहा है मेरे पास, रशीद अंजुम जी ये डांटने आ रहा है, तुमने मेरा नाटक ख़राब कर दिया। वहाँ के मुझसे बोलते हैं कि मनोज आपके अंदर एक स्पिरिट है यार, इसको ज़िंदा रखना। उस चीज़ ने मेरे अंदर वापस थिएटर में लाने का कर दिया, पर भी माना नहीं अपने आप को। फिर लड़ाई हुई लड़ाई। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती, आप अच्छे बुरे होते हो, आप उसे अच्छा या बुरा बनाते हो। हर जगह पैसा है, नहीं तो कहीं पैसा नहीं है। हर जगह नाम है, नहीं तो कहीं नाम नहीं है। जो कुछ है आप है, आपका संसार है, इसको बिल्डअप करना है, इसको बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाना है। और ट्रांसपेरेंसी वाली बात कि आप जो हो वही दिखो। सब लोग आडंबर को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सत्य ढूंढते हैं, और वो सत्य कभी मिलता है, और जब मिलता है तो हमको बहुत कुछ मिलता है। बस यही कहना चाहूँगा, यही मेरी पॉलिसी है, मैं अपने इस हिसाब से काम करता हूँ। वाह सर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली आई होप जो लोग हमारे शोज देखेंगे उनको भी ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। सो सर आज के लिए हम यही बातें यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और तो ये थे मनोज नायर जी, मैं हूँ प्रियंका। लिविंग यूनिकॉर्न्स देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी जो पूरी टीम है लिविंग यूनिकॉर्न्स की, उसके साथ चलचित्र पटकथा, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।